फ्रेंड्स, वेलकम यू इंदिरा क्लासेस। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य में आपको यूनिट 7 के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं मित्रों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई रचना वह तोड़ती पत्थर बहुत ही मार्मिक कविता है, जिसको मैं सरल हिंदी व्याख्या के रूप में आपके बीच में दे रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट बनने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच पावे, आने वाले एग्जाम के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो पावे। तो देखेंगे मित्रों, वह तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ऐसी रचना को लिख दिया है जिसे हमें पढ़ करके पूरी ही तरह से संवेदनाओं से भर जाना होता है। तो देखेंगे, वह तोड़ती पत्थर, ये शीर्षक दिया कविता का। इसमें देखेंगे मित्रों, जो संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह तोड़ती पत्थर से ली गई है, लिया गया है। तो इसमें आपको संदर्भ बस इतना ही लिखना होगा। और प्रसंग जो आप लिखेंगे, इस प्रसंग आपको इसे लिखना होगा कि इस कविता में एक मजदूरिन का मार्मिक चित्रण किया गया है, यानी एक मजदूरिन का मार्मिक चित्रण इस कविता में मिल रहा है। तो अब हम व्याख्या देखेंगे मित्रों। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ध्यान देंगे मित्रों, कवि मजदूरिन की दशा का चित्रण करते हुए कह रहा है कि मजदूरिन अपने उदर पोषण के लिए क्या कर रही है, पत्थर तोड़ने जैसा कठोर श्रम कर रही थी। मैंने उसे इलाहाबाद के मार्ग पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। बहुत ही सरल तरीके से आप समझेंगे इसको कि देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, यानी कि इलाहाबाद के मार्ग पर मैंने उसे पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई ना छायादार, अब दृश्य के बारे में आप समझिए मित्रों, वहां जहां वो पत्थर तोड़ रही थी, कोई ना छायादार, कोई भी छाया का स्थान नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई छाया नहीं थी मित्रों। देखिए मित्रों, इन लाइनों में बड़ी ही मार्मिकता, बड़ा ही संवेदना से युक्त तथ्य छुपा हुआ है। न कोई न छायादार, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई छायादार वृक्ष नहीं है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, एक पेड़ है, वृक्ष है, जिसके नीचे वो बैठी हुई है मित्रों, पत्थर तोड़ने वाली वो स्त्री। श्याम तन, उसका शरीर कैसा है मित्रों, श्याम वर्ण का उसका शरीर है, पर बंधा यौवन, परंतु उसका यौवन कैसा हुआ है, पूरी तरह से बंधा हुआ है। बंधे होने से प्राय यहाँ पर मित्रों यही है कि वो यौवन से भरपूर और सुगठित था, यानी पूरी तरह से यौवन उसके भरपूर और सुगठित दिखाई पड़ रहा था, उसकी युवावस्था। नत नयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें मित्रों, परंतु आंखें उसकी कैसी थी, झुकी हुई थी। नत नयन का मतलब होता है उसकी नेत्र, उसके नेत्र जो थे वो झुके हुए थे। प्रिय कर्मरत मन, और उसका मन प्रिय अर्थात मालिक को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लगा हुआ था, अर्थात प्रिय कर्म रस मन। रत मन का मतलब जो अपने उसके कार्य थे उसको अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से रत थे, अर्थात लगे हुए थे मित्रों। गुर हथौड़ा हाथ, उसके कोमल हाथों में भारी हथौड़ा था। यहाँ पे गुरु हथौड़ा का मतलब, गुरु का मतलब भारी, गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में भारी हथौड़े दिखाई पड़ रहे थे मित्रों। करती बार बार प्रहार, और जिससे वो पूरी शक्ति के साथ बार बार पत्थरों को चोट करती हुई पत्थर को तोड़ रही थी। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, यद्यप उसके सामने कुछ दूरी पर वृक्षों की कतारों से घिरी हुई अट्टालिकाएं और ऊंचे ऊंचे महल थे। तो ये दृश्य विरोधाभासी दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं मित्रों कि एक तरफ श्रम की महत्ता, एक तरफ श्रम करने की बात कही जा रही है, दूसरे तरफ जो है सुख भोगते हुए अट्टालिकाओं में निवास करते हुए लोग, स्त्री पुरुष। तो दोनों चित्र यहाँ पर चित्रित हो रहे हैं मित्रों। ये पहला आपका जो पद है, पहली कविता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है मित्रों, वह तोड़ती पत्थर। अब हम आपको दूसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं। दूसरी कविता आप देखेंगे मित्रों, चढ़ रही धूप। देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे मित्रों,
चढ़ रही धूप, धूप चढ़ रही थी यानी खिल रही थी, धूप की वृद्धि हो रही थी। चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, यानी गर्मियों के दिन समय कैसा था, गर्मी का समय था मित्रों, और धूप चढ़ रही थी। दीवा का तमत माया रूप, तम तमाया रूप का मतलब वो धूप बहुत तेज थी, अर्थात सूर्य का क्रोध में भरा हुआ रूप दिखाई दे रहा था। उठी झुलसासी हुई लू, उसी समय लू यानी कि गर्मियों में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं। उठी झुलसासी हुई लू, लू का बहना जल अर्थात सबको जलाती हुई लू चल रही थी। रुई जो जलती हुई भू, और धरती रुई की तरह जली जा रही थी, अर्थात धरती को जलाने के लिए लू को यहाँ बताया गया है मित्रों। लू चल रहा था और धरती रुई की तरह जलती चली जा रही थी, जल रही थी। गर्द चिनगी छा गई प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। चारों ओर धूल इस तरह छाई हुई थी जैसे आग की चिंगारियां इधर उधर बिखरती हुई हों। लगभग दोपहर का समय हो चुका था। ऐसी गर्मी को भरी दोपहरी में वो पत्थर तोड़ रही थी, माने इस प्रकार की गर्मी की भरी दोपहरी में वो पत्थर तोड़ रही थी। तो यहाँ पर भी उस पत्थर तोड़ने के दृश्य को और प्रकृति को अर्थात मौसम को बताया गया है मित्रों, जो कि बहुत ही कठिनाई का द्योतक यहाँ पर है। इसमें विशेष के रूप में आपको अलंकार, उपमा अलंकार मिल रहा है, जिसमें कि रुई जो जलती हुई भू, उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है मित्रों। और अब हम आपको तीसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं। तीसरी कविता जो आपकी है, तीसरी कविता में बता रहा है कवि सुमित्रानंद पंत जी बता रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको समझेंगे। तीसरी कविता आपके लिए बहुत ही आसान कविता बन रही है। तो इसमें देखेंगे, देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार, यानी इसमें आपको जो संदर्भ है और प्रसंग ये पूर्वोत ही रहेगा, इसको आपको पूर्वोत ही रखना है। तो देखेंगे यहाँ पर कवि निराला जी यहाँ पर इलाहाबाद के मार्ग पर पत्थर तोड़ने वाली मजदूरिन के प्रत्यक्ष दर्शन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं मित्रों, क्या कह रहे हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, मैं उसकी ओर देख रहा था, यानी मैं उसकी ओर देख रहा था, किसकी ओर, उस मजदूरिन की ओर जो कार्य कर रही थी। देखने के उसने भी मुझे देख लिया था, अर्थात देखते देखा मुझे तो एक बार, अर्थात मैं उसकी ओर देख रहा था और देखने को उसने भी मुझे देख लिया था। उस भवन की ओर देखा, एक बार उसने मुझे देखा। छिन्न तारा, ध्यान देंगे मित्रों, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। तो देखेंगे इन पूरी लाइनों को इस तरह से समझेंगे मित्रों, मैं उसकी ओर देख रहा था, देखने को उसने भी मुझे देख लिया था, एक बार उसने मुझे देखा और एक बार उस भवन की ओर देखा, यानी एक बार उसने मुझे देखा, उस भवन की ओर देखा। छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। जो सामने आगे देखेंगे, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। तो देखेंगे इसमें मित्रों, एक बार उसने मुझे देखा और एक बार उस भवन की ओर देखा जो सामने वृक्षों की कतारों के बीच स्थित होकर अपना वैभव बिखेर रहा था। उस भवन के दृश्य को बताया गया है, देखा मुझे उस दृश्य से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो भी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वो कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा। इसके बाद उसने एक बार छिन्न तारा हुए, अर्थात जिसके धागे जीर्ण
क्षीण होकर टूट चुके थे। अपने बच्चों की ओर देखा मित्रों, वस्त्रों की ओर, अर्थात उसने अपने वस्त्र को निहारा, वस्त्र को देखा उस मजदूरिन ने, और यह देखकर कि वहाँ अन्य कोई नहीं है, इस प्रकार की कातर दृष्टि से उसने मुझे देखा, जैसे कोई मार खाने पर भी अर्थात पीटा जाने पर भी ना रोए। यह भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है मित्रों। उस समय उसकी दृष्टि में जो कातरता होती है, वैसी ही कातरता उसकी दृष्टि में भी झलक रही थी। यहाँ पर कवि निराला जी बहुत ही मार्मिकता से इस चित्र को चित्रित कर रहे हैं मित्रों। वहाँ के कवि का कहना है कि जो नारी भारतीय संस्कृति में गृह शोभा, गृह लक्ष्मी कही जाती है, वही नारी आज इस मजदूरिन के रूप में पत्थर तोड़ती हुई भारतीय संस्कृति की उस मान्यता के प्रति मुझसे व्यंग कर रही थी मित्रों, क्योंकि उसकी दीनहीन दशा का कारण भारतीय समाज की पूंजीवादी व्यवस्था है। तो ये भाव इस पूरी कविता में, तीसरी कविता में मित्रों मिल रहा है। इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा, अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है, जिसको कि हम विशेष के रूप में लिखेंगे मित्रों। तो ये आपका, तो मित्रों इस कविता में कवि पूरी तरह से तीसरी कविता में एक अनुभूति को प्रस्तुत कर रहा है। वो कह रहा है कि मर्मांतक अनुभूति को रेखांकित करता हुआ कब कह रहा है यहाँ पर कि मैंने भली प्रकार से सजाए गए सितार पर भी वैसी मर्मांतिक झंकार कभी नहीं सुनी थी। अर्थात जो मर्मांतिक झंकार थी, सुनी मैंने वो नहीं जो भी सुनी झंकार, जो झंकार मुझे सुनाई पड़ रही थी, जैसे झंकार उसकी कातर दृष्टि मुझे सुना गई थी। एक क्षण के बाद वो सुगठित शरीर वाली मजदूरिन कांप उठी थी, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण व उत्पीड़न से वो मर्माहत हो गई थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें नीचे गिर रही थी। ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर का मतलब होता है पसीना मित्रों, जिन्हें वह हथौड़े से तोड़ रही थी। मानो उसने उन श्रम जल बिंदुओं को पसीने की बूंदों में के माध्यम से ये शब्द कह दिए थे कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, यानी कि अपने संकेत को, अपनी वाणी को, अपने कार्यों से वो व्यक्त कर रही थी मित्रों। तो ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीसरी कविता। अब हम आपको आगे देखेंगे मित्रों। इस कविता का शीर्षक है भिक्षुक। भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी, भिक्षा को मांगने वाला। तो भिक्षुक की रचना किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मित्रों। तो इनकी रचना को हम पूरी तरह से समझेंगे, देखेंगे। ये पहली कविता जो उन्होंने लिखा है, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता। यहाँ पे एक भिक्षुक का दृश्य बताया गया है। इस कविता में भिक्षुक के दयनीय दशा का वर्णन किया गया है मित्रों। और इसमें संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत कविता भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अपरा ग्रंथ से ली गई है, यानी अपरा ग्रंथ से भिक्षुक कविता ली गई है मित्रों। अब आप व्याख्या समझेंगे। वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आतर पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। तो देखेंगे बहुत ही सरल ढंग से इसको आप समझें इस कविता को। इसमें निराला जी कह रहे हैं कि जब भिक्षुक आता है, दिखाई देता है, तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के टुकड़े होने लगते हैं। पूरी तरह से उसकी दशा जब देखते हैं तो हृदय के टुकड़े होने लगते हैं मित्रों। वह स्वयं अपनी भी करुणाजनक स्थिति से भी सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है। कारण यह है कि वह इतना दुर्बल और कमजोर है, जो कि दृश्य दिखाई पड़ता है। दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। देखेंगे इस लाइन को मित्रों। इसमें बताया जा रहा है कि वो इतना दुर्बल है, दुर्बल और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर अर्थात एकदम पिचक कर एक हो प्रतीत हो रहे हैं, एक होना प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात बहुत ही दुबला पतला दिखाई पड़ रहा है। वो अपने कष्टमय जीवन को लेकर पछताता रहता है और अपनी लाठी टेक टेक कर चल रहा है। ये दृश्य यहाँ पर, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर, तो यह दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उस भिक्षुक के विषय मित्रों। भिक्षुक एक प्रगतिवादी गीत है। इसमें भिक्षुक की
हीनावस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है, तो ये आपको विशेष में लिखना होगा। अब हम आपको ये जो अगली कविता है भिक्षुक के पश्चात, ये दूसरी कविता आप देखेंगे। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। वो भिक्षुक जो कि भिक्षा मांग रहा है, उसके साथ में कवि कहता है कि उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। वो अपने हाथ को फैलाए हुए हैं, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। जो सदा ही भिक्षा पाने के लिए हाथ फैलाते रहते हैं, वह बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए अर्थात पेट की भूख से उत्पन्न वेदना को सहलाते हुए चलते हैं। अर्थात यहाँ पे दृश्य बताया जा रहा है मित्रों कि वो पेट को सहलाने का मतलब अपनी भूख को दर्शाते हुए बढ़ रहे हैं। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और जो दाहिना हाथ उनका होता है वो दया दृष्टि पाने के लिए, भिक्षा के लिए आगे बढ़ाए हुए हैं मित्रों। भूख से सूख ओठ जब जाते, ध्यान देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जब भूख प्यास से उनके ओठ सूख जाते हैं, पूरी तरह से भूख से व्याकुल हो जाते हैं और प्यास से उनके होठ सूखने लगते हैं, उस स्थिति का बड़ा ही दयनीय स्थिति बन रही है यहाँ पर। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दाता बनकर उसकी सहायता नहीं करता है। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, उसे लोगों से भी कुछ नहीं मिलता है। इस कारण भूख और प्यास से व्याकुल भिक्षुक केवल अपने आंसुओं को पीकर रह जाता है, अर्थात निराश होकर अपने दर्द को दबाकर चुप रह जाता है। ये दृश्य यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि बहुत ही मार्मिकता से भरा हुआ है। ये दूसरी जो कविता है इसमें भिक्षुक एक प्रगतिवादी गीत के रूप में है मित्रों। भिक्षुक की हीनावस्था का मार्मिक चित्रण इसमें किया जा रहा है। अब आप तीसरी कविता देखेंगे। ये तीसरी कविता बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मार्मिकता से ओतप्रोत है। तो तीसरी कविता की ओर देखेंगे मित्रों। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। भिक्षुक के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूरी तरह से यहाँ पर चित्र को चित्रित किए हैं कि कब कहता है कि कभी कभी भिक्षुक सड़क पर खड़े होकर जूठी पत्तलें चाटते हुए दिखाई देते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यह दृश्य देख रहे हैं मित्रों, बहुत ही मार्मिकता से भरा हुआ है कि जो सड़क पर पड़ी हुई जूठी पत्तलें चाटते हुए दिखाई दे रहे हैं भिक्षुक, किंतु उन पत्तलों को भी झपट लेने के लिए कुत्ते भी अड़े रहते हैं, अर्थात कुत्ते भी वहां पर उपस्थित हैं, वो भी पत्तलों को चाटने के लिए अड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठहरो, एक करुणा की वेदना यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत। कभी यहाँ पर कह रहा है, उस स्थिति को देखकर करुणा और संवेदना से विचलित हो जाता है पूरी तरह से, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकाल कर उसके सूखे ओठ को सरस कर दूंगा। ये भाव यहाँ पर आ रहा है। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। बहुत ही मार्मिकता से भरा हुआ ये कविता है मित्रों। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं अपने हृदय से निकाल कर उसके भूख अमृत को अपने हृदय से अमृत निकाल करके उसके सूखे ओठों को सरस कर दूंगा, नम्र कर दूंगा और जीवन शक्ति देकर उसकी भूख शांत कर दूंगा। कवि निराला जी कहते हैं कि व्यक्ति यदि संघर्ष करे तो दृढ़ संकल्प करके वह जीवन के कष्टों को मिटाकर अपने लिए नया पथ बना सकता है। ये भाव यहाँ पर होगा मित्रों। वो अभिमन्यु की भांति अकेले ही सारी बाधाओं को झेल सकता है। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। अर्थात कवि कहता है कि तुम अभिमन्यु की भांति अकेले ही सारी बाधाओं को झेल सकता है, यानी जो व्यक्ति होता है वो अभिमन्यु की तरह अकेले ही सारी बाधाओं को झेल सकता है। फिर से भावुक होकर निराला जी का भी हृदय कहता है कि वो ऐसे भिक्षुकों को दुख
दुखों को खींचकर अपने हृदय में रखना चाहता है, उनके दुखों को अपने हृदय में ले लेना चाहता है और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को देकर बदले में उसे सुखी और तृप्त देखना चाहता है। ये भाव यहाँ पर निकल रहा है मित्रों। अर्थात तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा, यानी तुम्हारी पीड़ा को मैं स्वयं ले लूँगा और अपने सुख को, अपनी तृप्ति को मैं तुम्हें प्रदान कर दूँगा। ये तीसरी कविता में यही भाव आ रहा है। इसमें आपको विशेष लिखना है कि भिक्षुक एक प्रगतिवादी गीत है। भिक्षुक की हीनावस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। भिक्षुक अभिमन्यु की भांति अकेले बाधाओं को झेल सकता है, यह बताया गया है मित्रों। तो ये तीसरी कविता मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता होगी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रेषित करें, जिससे हम आपको और आगे की वीडियो को प्रदान कर सकूं, उपलब्ध करा सकूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।